तो कंटिन्यू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। हमने पिछले लेक्चर में आपको कैनाल के बारे में स्टार्ट किया था, कैनाल के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आगे हम बात करेंगे गाइज जो अपना क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क है। हर एक चीज़ जो कुछ भी आप पढ़ना क्वेश्चन को समझते चलना, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप टैकल कर पाओ। तो क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क के बारे में हम देखेंगे कि क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई कैनाल बनाते हैं आप, जब कोई कैनाल आप बनाते हो, कैनाल पास हो रही होगी, हो सकता है कि रास्ते में वो कोई रिवर मिल जाए, ठीक है, कोई ड्रेन मिल जाए, यानी कोई नाला मिल जाए। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो कैनाल का लेवल है, यदि कैनाल का लेवल क्या कैनाल जाकर के डायरेक्टली उस पर मिल रही है, यानी रिवर पे डायरेक्टली मिल रही है, क्या हमारी कैनाल उस रिवर से नीचे जा रही है, क्या हमारी कैनाल उस रिवर से ऊपर जा रही है। एक चीज़, तीन कंडीशन हो सकती है। अब इन तीनों कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिन्हें क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क कहते हैं। आइए उन पर हम बात कर लेते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेन। मान लीजिए आपकी कोई रिवर है, ये क्या है, कोई रिवर है, और रिवर से ऊपर आपका कैनाल जा रहा है, ये आपका कैनाल है, रिवर से ऊपर कैनाल है, रिवर से ऊपर कैनाल है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ये आपका रिवर था। अब रिवर से ऊपर आपका कैनाल है, तो अपन इसको ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा रिवर से नीचे कैनाल हो। तीसरा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारा ये रिवर हो, ये हमारा क्या हो, रिवर हो, नीचे हमारी कैनाल हो। एक एक करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे, परेशान मत होना, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कैनाल हो। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि आपका ये रिवर कैनाल आ रही हो और ये आपका रिवर का लेवल हो, दोनों का लेवल सेम हो। ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका कैनाल रिवर से ऊपर है, आपका कैनाल ड्रेन से ऊपर है, तो जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे एक्वाडक्ट या फिर साइफन एक्वाडक्ट कहते हैं। सवाल पूछेगा कि कंडीशन आपको दे देगा कि ऐसी कंडीशन है कि आपकी कैनाल ऐसे दे दे, क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर द ड्रेन। तो एक्वाडक्ट बनाएंगे, साइफन एक्वाडक्ट बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना कि जब कैनाल ऊपर रहती है, रिवर हमारे नीचे रहती है, उस केसेस में हमें एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट हम बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा है कि क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क कैरिंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल। समझ पा रहे हैं बात को। इस कंडीशन में हमारी कैनाल नीचे है और रिवर हमारे ऊपर है, तो हम बनाते हैं सुपर पैसेज पे कैनाल साइफन बनाते हैं, कैनाल साइफन बनाते हैं। तीसरा ऐसा होता है कि दोनों इक्वल लेवल पे आके मिक्स हो रहा है, तो लेवल क्रॉसिंग या फिर कैनाल इनलेट्स बनाते हैं। क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क्स एडमिटिंग कैनाल वाटर इनटू द कैनाल। तो भैया लेवल क्रॉसिंग और कैनाल इनलेट्स बनाते हैं। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये दे देगा कि कंडीशन ऐसा रहेगा कि क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क जब आपका डायरेक्टली रिवर पे मिलता है तो क्या बनाते हैं। तो आपको दो याद रहना चाहिए कि लेवल क्रॉसिंग कैनाल इनलेट्स। कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, 6 ऑप्शन है, आगे पीछे घुमा के 15 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इस तरीके से। व्यापम में क्या हुआ था, एक ही टॉपिक से इस बार बहुत सारे, व्यापम सब इंजीनियर की बात करो तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। यदि वो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के वैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा है तो 15 क्वेश्चन उसे पूछा है। इसलिए टॉपिक को आपको पढ़ के ऐसा चलना है कि उससे कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर, तो लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप कर पाए। तो एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट कब रहेगा, जो हमारा कैनाल ऊपर रहता है, रिवर हमारी नीचे रहती है। हमारा सुपर पैसेज और कैनाल साइफन कब होता है, जो हमारा कैनाल नीचे होता है, रिवर ऊपर होता है। जब इक्वल लेवल पे मिलते हैं तो आपका लेवल क्रॉसिंग और कैनाल इनलेट्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल में आए हुए हैं। और तो इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट की डिफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ओके, इसी पे हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा एक्वाडक्ट के बारे में, फिर अपना रहेगा साइफन एक्वाडक्ट के बारे में। तो इनको आप नोट कर लेना कॉपी पे, चाहे तो ये पीडीएफ तो बाकी आपको मिल ही जाएगी। देखो इसमें आपको तो पता है कि एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट कब बनाते हैं, जब हमारा ये मान लीजिए ऐसा है कि ये आपका रिवर है या फिर ड्रेन का बेड लेवल है, ये रिवर है, ये आपका क्या होगा, रिवर या फिर ड्रेन। रिवर या ड्रेन का क्या है, बेड लेवल है, क्या है, बेड लेवल है। और इसके ऊपर क्या है, आपका कैनाल है, इसके ऊपर क्या है, कैनाल है। लेट सपोज आपका कैनाल का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कैनाल है, क्या है, कैनाल है। इस कैनाल का बेड लेवल है, एक कैनाल का बेड लेवल है, क्योंकि ऊपर है कैनाल हमारा, मैंने पहले ही बता दिया था कैनाल का बेड लेवल है। अब एक बात बताइए, जो आपका ये रिवर है, इस रिवर का भी
ये जो आपका रिवर का बेड लेवल है ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन रिवर का भी हाईएस्ट फ्लड लेवल होता हो कि मैक्सिमम इसमें कितना पानी जा सकता है मैक्सिमम। तो रिवर का फ्लड लेवल समझिए कुछ इस तरीके का है, ये आपका रिवर का फ्लड लेवल है। हाईएस्ट फ्लड लेवल किसका है, आपके रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है। ठीक है, लेकिन जो आपके कैनाल का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल, कैनाल में क्या कह सकते हैं, फुल सप्लाई लेवल बोलेंगे। कैनाल में क्या टर्म आएगा आपका, फुल सप्लाई लेवल का टर्म आएगा। फुल सप्लाई लेवल का टर्म आएगा, चीज़ें क्लियर करते चलिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैनाल हमारा रिवर है, रिवर का बेड लेवल है, ये हमारे रिवर में कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल है। फिर एक कैनाल का बेड लेवल है, कैनाल पे मैक्सिमम कितना पानी जा सकता है, फुल सप्लाई लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आपका जो फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल है और रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है, इन दोनों के बीच में, या फिर ऐसा कहें तो ज़्यादा बेटर है कि आपका जो कैनाल का बेड लेवल है, कैनाल का जो आपका बेड लेवल है और रिवर का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, इनके बीच में आपको वर्टिकल क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वर्टिकल क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। वर्टिकल क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या बनाना होता है, एक्वाडक्ट बनाना होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल है, हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो लेस देन है आपका फुल सप्लाई लेवल से। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको बनाना है एक्वाडक्ट। दो कंडीशन पेपर में पूछता है, कई बार मैंने देखा पेपर के अंदर कि ऐसा दे रहा है कि व्हेन हाईएस्ट फ्लड लेवल इज लेस देन फुल सप्लाई लेवल, तो कौन सा क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क बनाएंगे, एक्वाडक्ट बनाएंगे। या फिर ऐसा दे देता है कि जब आपको वर्टिकल क्लियरेंस हो, वर्टिकल क्लियरेंस किसके बीच में, कैनाल के बेड लेवल के बीच में और रिवर के हाईएस्ट फ्लड लेवल के बीच में, तब आपको क्या बनाना है, एक्वाडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक्वाडक्ट बनाना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट, कि आपको याद होना चाहिए। पहला कंडीशन तो आपको याद रख लेना है ए नंबर में। बी नंबर में आपको वर्टिकल क्लियरेंस वाली बात याद रखनी है। ठीक है, वर्टिकल क्लियरेंस किसके किसके बीच में, वर्टिकल क्लियरेंस, वो तो पॉइंट लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में हुई है, कैनाल के बेड लेवल, कैनाल बेड लेवल एंड रिवर का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, HFL ऑफ रिवर। यदि ऐसा रहता तो आपको एक्वाडक्ट बनाना है। अदरवाइज आपको क्या बनाना है, साइफन एक्वाडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, साइफन एक्वाडक्ट बनाना होता है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, स्पेस हमारे पास कम है इस पीपीटी में, मैं यही एक डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देता हूँ उसका इमेज कैसे बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपका साइफन की एक साइफन, साइफन समझ पा रहे हैं आप, साइफन जो एक्टिविटी होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होगी कि मान लीजिए आपका ऐसा कुछ स्लोप है रिवर का, रिवर का रिवर या फिर ड्रेन का बेड स्लोप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरह कुछ बेड स्लोप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, ये आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। ये आपका कैनाल, आपका रिवर होगा, रिवर होगा या फिर इसको आप ड्रेन बोल सकते हैं। रिवर या फिर ड्रेन का आपका बेड लेवल होगा, क्या होगा, ये आपका बेड लेवल होगा। और ये आपका क्या है, कैनाल है, कैनाल का बेड लेवल हमारा ए है, कैनाल का बेड लेवल हमारा कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल है हमारे रिवर का, रिवर का कुछ हाईएस्ट फ्लड लेवल इस लेवल पे आ गया है, रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ये HFL यहाँ पास है। अब कैनाल का फुल सप्लाई लेवल भी यहाँ पास है, फुल सप्लाई लेवल भी है। तो यहाँ पास एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो वर्टिकल क्लियरेंस होता है ना, वर्टिकल क्लियरेंस होता है, वर्टिकल क्लियरेंस भी नहीं है, प्लस ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है ना ज़्यादा हाइट पे है। तो व्हेन हाईएस्ट फ्लड लेवल इज ग्रेटर देन फुल सप्लाई लेवल, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको 500 एक्वाडक्ट बनाना है। या फिर ऐसा कह दे कि आपका जो कैनाल का बेड लेवल है और रिवर के हाईएस्ट फ्लड लेवल के बीच में वर्टिकल क्लियरेंस नहीं है, वहाँ पास बनाना होता है आपको साइफन एक्वाडक्ट। ठीक है, नो वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ रिवर एंड बेड लेवल ऑफ कैनाल, तो आपको क्या बनाना होगा, साइफन एक्वाडक्ट। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, यहाँ पास कहीं स्पेस नहीं है लिखने के लिए, मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पास लिख देता हूँ इन पॉइंट को। ठीक है, तो आपको कब बनाना है साइफन एक्वाडक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आप नो वर्टिकल क्लियरेंस, नो वर्टिकल, नो वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ रिवर
एंड विड्थ लेवल ऑफ कैनाल, विड्थ लेवल ऑफ कैनाल। इस बात को ध्यान रखिएगा कब बनाना है, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। एक कुछ इस तरीके का सेक्शन बनेगा। तो आगे हम बात करते हैं। आई थिंक क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क से जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बता दिया, इससे कोई भी सवाल बाहर आपका नहीं जाएगा, याद रखना होगा आपको तभी। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कैनाल हेड वर्क के बारे में। कैनाल हेड वर्क क्या होता है? क्राफ्ट ड्रेनेज वर्क और कैनाल हेड वर्क में बहुत अंतर है। जैसे समझना है इसके अंदर, बस स्टोरी समझ लेना काम हो जाएगा, बाकी तो डेफिनेशन लिखी हुई है। मान लीजिए कोई रिवर है, उस रिवर से पानी को आपको डाइवर्ट करना है, उस रिवर से पानी को डाइवर्ट करना है किसी कैनाल के अंदर। ये आपकी रिवर आ रही थी, ये आपकी रिवर आ रही थी, इस रिवर से आपको एक कोई कैनाल है, इस कैनाल के अंदर पानी को आपको डाइवर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ऐसी है कि आप इस रिवर से पानी को आपको डाइवर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा। यदि इस तरीके से कुछ पानी इधर मान लीजिए फ्लो हो रहा है, इस तरीके से पानी ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपको पानी को फ्लो करना है। सबसे पहली बात तो पानी को इधर फ्लो कराने के लिए आपको यहाँ पास कुछ दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पास अब कैनाल का अच्छा खासा हेड रहेगा, तभी ग्रेविटी के कारण पानी फ्लो होता है। तो यहाँ पास कुछ आप एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिक आप वाटर का लेवल राइज हो जाए और पानी आपका डाइवर्ट हो जाए। एक तो एक बात हो गई कि आप यहाँ पर पानी के हेड को आपने बढ़ा दिया, पानी को आपने डाइवर्ट कर दिया कैनाल के अंदर। दूसरा ऐसा कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। एक तो आपने डाइवर्ट कर दिया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आप अभी पानी को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में पानी आ रहा है, इस पानी को आप रोक लेते हैं, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे इस कैनाल में पानी को सप्लाई करते हैं। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कैनाल हेडवर्क। क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कैनाल हेडवर्क। इसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब कैनाल में पानी को डाइवर्ट करना होता है रिवर से, तब बनाया जाता है। या फिर कैनाल में पानी को तब डाइवर्ट करना होता है जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैनाल पहले रिवर में आ रहा था, हमने रोक लिया, अब ज़रूरत हमारा सूखा पड़ गया, या फिर कोई भी और सिचुएशन हो सकती है। या फिर मान लीजिए जब जनता को पानी उस साइड इफ मान लीजिए आप स्ट्रीम एरिया या डाउन स्ट्रीम एरिया में पानी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए पानी को रोक रखा है, फिर बाद में आप देते हैं। एक एक करके अच्छे से देखने वाले हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक आपका डाइवर्जन हेडवर्क होता है, दूसरा आपका होता है स्टोरेज हेडवर्क। दोनों के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। परेशान ना होना, ऊपर मैंने डिफिनेशन लिखी है, इसको एक बार देखना हो तो देख लीजिएगा, बाकी मैंने वही सब चीज़ें बताई है। आगे हम बात करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में। मान लीजिए आप एक काम करते हैं, कोई वियर या बैराज बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं एक एक पॉइंट को। व्हेन अ वियर या बैराज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू रेज द वाटर लेवल एंड टू डाइवर्ट द वाटर टू द कैनाल, देन इट इज नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क। मैं सब चीज़ें पढ़ क्यों रहा हूँ, ताकि आपकी टेक्निकल टर्म में क्लियर हो, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। यदि आप बियर बनाते हैं या फिर बैराज बनाते हैं, अक्रॉस द रिवर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वाटर लेवल को रेज करने के लिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, अभी जस्ट कॉल आ गया जिस वजह से वीडियो थोड़ा ब्रेक हुआ। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि यदि आप कोई बियर या बैराज बनाते हैं, ठीक है, एक क्रॉस और रिवर बनाते हैं, बियर या बैराज बनाते हैं, पानी के लेवल को रेज करने के लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पास है, पानी के लेवल को आप बना रहे हैं यानी हेड को बढ़ा रहे हैं। जब हेड बढ़ा देंगे तो पानी ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाता है, पानी ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, आपने हेड को बढ़ा दिया, हेड को बढ़ाने के बाद क्या, पानी तो डाइवर्ट हो ही जाएगा। तो क्या बना रहे हैं, बियर या बैराज बना रहे हैं। जब पानी के लेवल को यानी रिवर के लेवल को बढ़ाने के लिए यदि आप बियर या बैराज बना रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन हेडवर्क बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, पानी के फ्लो को मान लो कंट्रोल करना है कैनाल के अंदर, तो क्या करेंगे, कैनाल हेड रेगुलेटर बनाते हैं। कैनाल हेड रेगुलेटर यूज किया जाता है। आगे इसके बारे में बात करें, होता कैसा देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपका रिवर था, ये आपका इस तरीके से मान लीजिए आपका कैनाल में पानी जा रहा था, तो कैनाल में पानी के कंट्रोल, कब पानी भेजना है कब नहीं भेजना है कैनाल के अंदर, तो ये आपका कैनाल हेड रेगुलेटर होता है, इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जन हेडवर्क कैन भी वियर हो सकता है, बैराज हो सकता है, या फिर रेगुलेटर हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं डाइवर्जन नेटवर्क में। वियर बना सकते हैं, बैराज बना सकते हैं, या फिर रेगुलेटर, रेगुलेटर भी यही काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर लेवल को रेज करने के लिए कौन सा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, या फिर डाइवर्ट करने के लिए वियर या बैराज आपको ध्यान में रखना है। कौन सा डाइवर्जन नेटवर्क है, कौन सा स्टोरेज नेटवर्क है,
तो आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जन हेडवर्क में आपका वियर या बैराज आता है। स्टोरेज हेडवर्क में आपका डैम आता है। स्टोरेज हेडवर्क में डैम आता है। डैम के केस में हम पानी को स्टोर करते हैं, फिर उस पानी को हम बेचते हैं। आप इनके इमेज देखना चाहें तो देख सकते हैं। वियर कुछ इस तरीके का होता है। अब एक्चुअली क्या है ना, क्रैश कोर्स में ज़्यादा डिटेल में बनाओ तो आप लोग बोलते हैं सर आप बहुत ही डेप्थ से पढ़ा रहे हैं। आप हमने हाईवे को डिटेल में करवा दिया तो आप बोले सर बहुत डिटेल में करवा दे रहे हैं। इस चक्कर में बहुत ही ब्रीफ में लेना पड़ रहा है, टाइम भी कम है। बात भी सही है, टाइम कम है। अदरवाइज एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ों को खोल के बताना बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और थोड़ा सा देख लीजिए आप इसके अंदर, इमेज के अंदर, ये आपका वियर होता है, ये आपका रेगुलेटर कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ये आपके बैराज होते हैं डैम जैसे। अब आगे हम बात कर लेते हैं स्टोरेज हेडवर्क के बारे में। यदि आप डैम बनाते हैं, ए क्रॉस अ रिवर, पानी को रिवर क्या लिखा है, व्हेन अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ए क्रॉस अ रिवर टू फ्रॉम अ स्टोरेज रिजर्वायर, एक पानी को स्टोर करने के लिए वो आपका स्टोरेज हेडवर्क होता है। तो स्टोरेज हेडवर्क में आपका क्या आ जाएगा, डैम आ जाएगा। डाइवर्जन हेडवर्क में आपका वियर आ जाएगा और बैराज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पानी को हम पहले स्टोर कर लेते हैं जब एक्सेस मात्रा में बरसात के टाइम पे पानी होता है। फिर जब जरूरत पड़ती है पानी को तो उस पानी को अपन डाइवर्ट करते हैं, उस पानी को अपन डाइवर्ट करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ कि इट स्टोर्स वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस सप्लाईज इन द रिवर एंड रिलीजेस इट व्हेन डिमांड ओवरटेक्स द अवेलेबल सप्लाईज। जब ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है तो आप पानी को स्टोर कर लेते हैं, फिर जब उधर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, पानी कम रहता है, उस पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल कई बार पूछा हुआ है कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं डाइवर्जन नेटवर्क के बारे में, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। वियर बैराज जैसे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वियर बैराज होते हैं। पूरा डाइवर्जन नेटवर्क का पूरा सिस्टम की बात हो रही है ना, कि इस तरीके से पानी आ रहा है तो आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इसके बारे में पूरा एक एक कंपोनेंट के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, वियर बैराज, अंडर फ्लूफेस, डिवाइड वाल, फिफ लेडर, कैनाल हेड रेगुलेटर, पॉकेट या फिर अप्रोच चैनल, फील्ड एक्सक्लूडर या फिर फील्ड प्रिवेंशन डिवाइसेस, रिवर ट्रेनिंग वर्क या फिर मार्जिनल बंड या फिर गाइड बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके कंपोनेंट होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में। अब तो इन कंपोनेंट के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पूछ ले मान लीजिए कभी बियर या बैराज का काम क्या होता है, तो छोटा छोटा मैंने पॉइंट बना के लिख देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, यदि ऐसा कुछ पूछता है सवाल आपके पेपर में, बियर या बैराज का काम क्या होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं टू रेज द लेवल ऑफ वाटर, टू रेज द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल को रेज करने के लिए बियर या बैराज बनाते हैं, बियर या बैराज बनाते हैं। अंडर फ्लूफेस क्या होते हैं, देखो जब पानी को अपन जब पानी कैनाल में जाता है उस टाइम पे हम चाहते हैं कि फिल्ट जो है कलेक्ट हो जाए, फिल्ट नीचे कलेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं चाहते कि फिल्ट एक्सक्लूडर, कहीं आपने देखा ना, हाँ फिल्ट एक्सक्लूडर। फिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, फिल्ट एक्सक्लूडर होता है जहाँ फिल्ट कलेक्ट होती है, फिल्ट क्या होती है, कलेक्ट होती है। तो फिल्ट को अपन कलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या है, फिल्ट को कैनाल पे जाएगी तो इरोजन हो जाएगा, कैनाल में डिपोजिशन भी हो सकता है, इरोजन भी हो सकता है। इसलिए हम कैनाल पे फिल्ट जाए ही ना, कैनाल पे जो फिल्ट है, जो रिवर पानी रिवर से आ रहा है उसमें जो फिल्ट है उस फिल्ट को हम रोक लेते हैं, पहले ही रोक लेते हैं। ठीक है, तो फिल्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टनल होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा फिल्ट कलेक्ट हो जाता है। फिर जो आपका अंडर फ्लूफेस होते हैं, अंडर फ्लूफेस की मदद से फिल्ट को रिमूव कर देते हैं, टू रिमूव फिल्ट, टू रिमूव फिल्ट। डिवाइड वाल क्या होती है, डिवाइड वाल पैरेलल टू द रिवर होती है, पैरेलल टू रिवर होती है, रिवर के ही पैरेलल होती है। ठीक है, फिफ्थ लेडर कुछ नहीं होता कि वो फिफ्थ को चढ़ने के लिए होता है ना, अलग अलग सीजन के अंतर्गत, अलग अलग सीजन के अंतर्गत। कैनाल हेड रेगुलेटर रेगुलेट करने के लिए होता है। बाकी तो चीज़ें आपको पता ही है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। रिवर ट्रेनिंग वर्क, मार्जिनल बंड या फिर गाइड बंक्स क्या होता है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहें तो इसका सिंपल रिवर ट्रेनिंग वर्क भी कह सकते हैं, मार्जिनल बंड कह सकते हैं, गाइड बंक कहते हैं, जो गाइड करता है किस तरीके से फ्लो होगा, है ना, पानी रिवर से आ रहा है तो रिवर के पानी को गाइड करता है किस तरीके से आगे की तरफ जाना है ना, इसको बोल सकते हैं अपन रिवर ट्रेनिंग वर्क, है ना, जो रिवर को ट्रेन करता है, रिवर को ट्रेन करता है। बाकी बेसिक चीजें हैं तो इनके कंपोनेंट याद रख लीजिए। बाकी जो मैंने बता दिया ना कि बियर बैराज का काम होता है वाटर लेवल को रेज करने के लिए, अंडर फ्लो से काम होता है फिल्ट को हटाने के लिए, डिवाइड वाल पैरेलल टू रिवर होती है, फिफ्थ लीडर अलग अलग सीजन के अंदर फिफ्थ को चढ़ने के लिए होता है, कैनाल हेड रेगुलेटर कैनाल में पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है, पॉकेट अप्रोच चैनल, तो अप्रोच चैनल वही होता है जो एक अप्रोच दिखाता है किस तरीके से पानी आगे की तरफ डाइवर्ट होगा, फ्लो होगा। ठीक है, फिल्ट एक्सक्लूडर या फिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस क्या होता है, जो फिल्ट को कलेक्ट करता है, फिल्ट को रोकता है ना, रेक्टेंगुलर टनल टाइप के होता है। रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है जो रिवर को डाइवर्ट गाइड करता है ना,
गाइड करता है, रिवर आगे कैसे फ्लो होगी। तो ये 8 कंपोनेंट है, बस नाम याद रख लीजिए, थोड़े बहुत काम याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं स्टोरेज हेडवर्क के बारे में। आपने अभी कंपोनेंट देखा, डाइवर्जन हेडवर्क के जितने भी कंपोनेंट आपने देख लिया। आगे आपका स्टोरेज हेडवर्क है। स्टोरेज हेडवर्क में आपका डैम आता है, तो डैम के बारे में देखेंगे। देखो डैम क्या क्या काम कर सकता है, जस्ट अ मिनट, डैम क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये आपका डैम है, ठीक है, ये आपका डैम है, जस्ट अ मिनट, यार क्या हो रहा है, ठीक है। देखो डैम में पानी को अपन स्टोर कर सकते हैं। डैम कहाँ बनाते हैं, डैम आप रिवर में बनाते हैं, रिवर में बनाते हैं, तो पानी को स्टोर कर सकते हैं डैम के अंदर। पानी को स्टोर करने के बाद डाइवर्ट कर सकते हैं, साथ के साथ स्टोर तो कर ही सकते हैं, डाइवर्ट भी कर सकते हैं। रिटेन द डेब्रिस, जो रिवर में जो डेब्रिस आता है, जो फिल्ट के पार्टिकल्स आते हैं, और आपका जैसे मान लीजिए आपका कोई इस तरीके से है कि आपको इस तरीके से रिवर है, आप इस तरीके से कैनाल इधर बना रहे हैं, तो जो डेब्रिस वगैरह आता है ना, डेब्रिस वगैरह जो है ना, डायरेक्टली इधर चला जाएगा इसके अंदर कैनाल के अंदर, फिर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, यहाँ पर जो डैम बना रहता है, ये डैम इसको रोक लेता है, ये डैम इसको रोक लेता है, फिर इसको बाद में हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका डैम का काम होता है। स्टोरेज का भी काम होता है, डाइवर्ट भी कर सकता है, रिटेन द डेब्रिस भी कर सकता है, डेब्रिस को रिटेन भी करता है। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम के बारे में। तो अलग अलग होता है, पहले हम यूजेस के आधार पर देख लेते हैं। पहला हमारा होता है स्टोरेज डैम। पहला यूजेस के आधार पर जब बात करें गाइज, तो आपका होता है स्टोरेज डैम। स्टोरेज डैम का नाम होता है इंपाउंडिंग डैम। एक लाइन से सवाल आएगा स्टोरेज डैम के बारे में, 2 मिनट की स्टोरी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टोरेज डैम में हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका क्या है, कुछ इस तरीके से आपका रिवर है, रिवर से पानी आ रहा है, ये आपका मान लो एक कैनाल है जिधर पानी आप डाइवर्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कैनाल है जिधर पानी आप सप्लाई करते हैं, जिधर पानी आप सप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपने डैम बना दिया, आपने क्या किया, डैम बना दिया। अब क्या होता है, बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है। मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में जो जनता रहती है, उस जनता को कितना पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है ना, मतलब एक्स मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से पानी आ रहा है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है इस रिवर से। अगेन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका रिवर है, रिवर से पानी आ रहा है बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितना इधर पानी चाहिए होता है इस पर्टिकुलर एरिया में डाउन स्ट्रीम में, उससे ज़्यादा पानी आ रहा है। तो पूरा का पूरा पानी सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप उतना पानी भेजिए, उतना पानी इधर भेजिए, डाइवर्ट करिए, है ना, कैनाल हेड रेगुलेटर के द्वारा, जितना इधर ज़रूरत है। बाकी के पानी को आपको स्टोर कर लीजिए। फिर गर्मी के टाइम पे आपके यहाँ जब ज़रूरत थी, बरसात में पानी ज़रूरत वैसे भी कम होती है, फिर गर्मी के टाइम में जब पानी की ज़रूरत बढ़ेगी या रिवर में पानी कम आएगा, बरसात तो होगी नहीं गर्मी के टाइम में, जो स्टोरेज वाटर है फिर इसको आप सप्लाई कर सकते हैं, फिर इस वाटर को आप सप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोरेज डैम का काम यही होता है कि द रेट ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम इन ड्राई सीजन इज लेस देन द डिमांड, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो तो बहुत ही कम होता है डिमांड की तुलना में। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, किसमें, ड्राई सीजन के अंतर्गत डिमांड की तुलना में बहुत कम होता है। उस केसेस में जो पानी आप स्टोर करके रखते हैं उसी पानी को आप डाइवर्ट करते हैं, ये आपका स्टोरेज डैम होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। रिटेंशन डैम का काम होता है ना, फ्लड कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए होता है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए होता है, पानी को डाइवर्ट करके, है ना, रोक लेते हैं। रिटेंशन डैम पता है आपका, ठीक है, तो ये आपका फ्लड कंट्रोल के लिए होता है। डाइवर्जन डैम क्या होता है, पानी को डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट द रिवर वाटर इन सेम डायरेक्शन। तो रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, पानी को मान लीजिए डाइवर्ट करना है तो डाइवर्जन डैम बना देते हैं, है ना, डाइवर्जन डैम बना देते हैं। डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस डैम का काम होता है डेब्रिस को रोकने के लिए, डेब्रिस को रोक लेते फिर हटा देते हैं। बस इतना नाम याद रखना है कि बीएफडब्ल्यू न्यूजेस 4 टाइप के डैम होते हैं। स्टोरेज डैम होता है, डिटेंशन, डाइवर्जन और डेब्रिस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपको। कॉपर भी आ जाता है इसके अंदर, कॉपर डैम भी आ जाता है, शायद इसमें लिखा नहीं है हमने, कॉपर डैम भी आ जाता है, कॉपर डैम के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज डैम इंपॉर्टेंट डैम होता है, डिटेंशन डैम का काम होता है फ्लड कंट्रोल के लिए, डाइवर्जन डाइवर्ट करने के लिए, डेब्रिस डेब्रिस को रिमूवल करने के लिए। कॉपर डैम कैसा होता है, जैसे मान लीजिए वाटर वाला कोई एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, तो आप क्या करते हो, वहाँ कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना, तो पर्टिकुलर आपके पास क्या होता है, फीड पाइल वाल्व होती है। कैसी होती है, फीड पाइल वाल्व होती है, ठीक है। वहाँ इसको पेनिट्रेट करवाया जाता है, कुछ इस तरीके का सेक्शन होता है, उनको पेनिट्रेट करवा देते हैं। पेनिट्रेट जैसे आप करवाते हैं, फिर बाकी के पानी को आप हटा देते हैं, पानी को हटा उस स्पेसिफिक एरिया में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं पानी के अंदर ही, फिर अंदर के पानी को हटा देते हैं, फिर वहाँ काम कर लेते हैं, वो आपका कॉपर डैम होता है,
वो आपका कॉपर डैम होता है। तो कॉपर डैम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बनाया जाता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो पानी को वहाँ से हटाने के लिए स्पेसिफिक एरिया से इस एरिया में पानी को हटा देंगे फीड पाइल वाल को पेनिट्रेट करके, फिर वहाँ अंदर काम कर सकते हैं। ये आपके होते हैं किसके आधार पर, बेस्ड ऑन यूजेस के आधार पर डैम के टाइप्स। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर। हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर जो डैम हमारा होता है दो टाइप का होता है, ओवरफ्लो डैम होता है, नॉन ओवरफ्लो डैम होता है। ओवरफ्लो डैम को अपन ओवरफॉल डैम भी कहते हैं। कैसा डैम कहते हैं, ओवरफॉल डैम भी कहते हैं। अब ओवरफ्लो डैम के अंतर क्या है, नॉन ओवरफ्लो डैम के अंतर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि क्रेस्ट होता है ना, जो क्रेस्ट का लेवल होता है उसके ऊपर से पानी बहता रहता है। तो हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर दो टाइप के डैम होते हैं, ओवरफ्लो डैम होते हैं जिसे ओवरफॉल डैम कहते हैं, और नॉन ओवरफ्लो डैम होते हैं। ओवरफ्लो डैम में क्या होता है कि कोई गेट नहीं होता, मतलब क्रेस्ट के ऊपर से ही पानी फ्लो होता रहता है। जैसे यदि हम डैम का कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन बना के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके समझिए आप, ठीक है, इस तरीके समझिए। आपको पता है ए वाला क्या होता है, ए आपका जिधर वाटर लेवल है, जिधर पानी भरा होता है इस पर्टिकुलर एरिया को अपन रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिधर पानी भरा होता है उस पर्टिकुलर एरिया को रिजर्वायर बोलते हैं। और ये आपका डैम का बॉडी होता है, ये क्या होता है, डैम का बॉडी होता है। ये आपका क्रेफ्ट होता है ना, पैरापेट्स लगे होते हैं, ये आपका क्रेफ्ट होता है। यदि ये पानी का लेवल क्रेफ्ट के ऊपर से फ्लो हो रहा है, कोई गेट नहीं है, गेट नहीं लगा हो तो गेट नहीं लगा होगा तो आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे ना। जब हाईजेस्ट फ्लड लेवल से ऊपर पानी जाएगा तो क्रेफ्ट से ऊपर पानी जाएगा, क्रेफ्ट से ऊपर होकर के पानी बहेगा, तो फिर ओवरफ्लो डैम कहते हैं। अलाउ द फ्लो, अलाउ टू फ्लो ओवर द क्रेफ्ट, क्रेफ्ट के ऊपर से पानी बह रहा है। अब क्यों क्यों बह रहा है भैया, कि जब हाईजेस्ट फ्लड लेवल को पहुंचने वाला होता, यदि आप गेट लगाए होते तो यहाँ पास बीच बीच में, तो गेट को ओपन करके पानी को फ्लो करवा देते, लेकिन आपने गेट लगाया ही नहीं है तो पानी इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है, फिर बोलते हैं ओवरफ्लो डैम है, फिर ओवरफॉल डैम बोलते हैं। नॉन ओवरफ्लो डैम क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर गेट होते हैं। गेट होगा तो जब हाईजेस्ट फ्लड लेवल से वाटर ऊपर जाता है ना, तो आप पानी को रेगुलेट कर पाते हैं, पानी को आप क्या कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर दो टाइप के डैम होते हैं, ओवरफ्लो डैम होता है, नॉन ओवरफ्लो डैम आता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर जो डैम आपके होते हैं, एक तो आपका ग्रेविटी डैम होता है। ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम क्या होता है ना, सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से ये क्या करता है, रजिस्ट करता है लोड को, है ना, जो वाटर का लोड आता है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे एक एक करके। तो मैं ग्रेविटी डैम बता रहा था आपको ना, तो ग्रेविटी डैम क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक स्केच बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जैसे मान लो ये आपका डैम है, अब मेरी स्पीड फ्लो लगे तो 1.5 पे देखिएगा, बट अच्छे से देखिएगा। देखो हम बात कर क्या रहे थे, ये आपका क्या वाटर का लेवल होता है, इस पर्टिकुलर एरिया को अपन रिजर्वायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी भरा होता है। अब एक बात बताओ, ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो वाटर भरा हुआ है, ये डैम के ऊपर लोड लगाएगा, डैम के ऊपर लोड लगाएगा, और किस तरीके का डो लोड लगाएगा, देखो ये डैम को आगे की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है ना, डिस्टेबलाइज फोर्स है, स्टेबलाइज नहीं है, डिस्टेबलाइज है। इन्हें डैम को आगे की तरफ ढोंस रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है, खिसकाने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका डैम में लगने वाला फोर्स है, ये डैम में लगने वाला क्या है, फोर्स है। लेकिन ये डैम के अंदर, ये डैम का कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, इस डैम का कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, जिसके कारण ये जो डैम है कंप्लीट लोड को बियर करता है ना, कंप्लीट लोड को बियर करता है। इस सेल्फ वेट के कारण ही डैम स्टेबल रहता, अदरवाइज डैम कहीं और चला जाता। तो जो सेल्फ वेट होता है डैम को फेल होने से बचाता है। तो ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम होता है, ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम होता है, ठीक है, कि उस डैम पे जितने आने वाले लोड होते हैं उस लोड को अपने सेल्फ वेट की वजह से रजिस्ट करता है, सेल्फ वेट की वजह से रजिस्ट करता है। आरसीएफ डैम में देखेंगे तो अलग तरीके का रहेगा, बटरफ्लाई डैम में अलग तरीके का रहेगा। लेकिन ग्रेविटी डैम में जितने भी तरह का लोड आते हैं, आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे टाइप के लोड आते हैं, ठीक है, उन लोड को जो रजिस्ट करता है वो आप सेल्फ वेट की वजह से रजिस्ट करता है, ये आपका ग्रेविटी डैम होता है। अच्छा, कितने टाइप के लोड, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे अर्थक्वेक फोर्स हो सकता है, स्लिड फोर्स हो सकता है, आइस फोर्स हो सकता है, वेब फोर्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आते हैं। इन फोर्सेस क्या डैम को आगे धकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन डैम अपने सेल्फ वेट की वजह से स्टेबल रहता है, ये आपका ग्रेविटी डैम होता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बटरफ डैम के बारे में देख लीजिए, सिंपल है, बटरफ डैम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ क्या डाउन स्ट्रीम साइड में ना बटरफ बने होते हैं, कुछ वाल्स बनी होती हैं जो उसको रजिस्ट करते हैं लोड को। कुछ इस तरीके का सेक्शन आप देखने को मिलेगा आपको,
जैसे कि आप देख पाए कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, देखिए ये आपका डैम है। इस डैम में वाटर का लेवल होगा, ठीक है, डैम में वाटर का लेवल होगा। अब आगे मैंने बता दिया क्या है, ऊपर क्रेफ्ट होगा, ये आपका क्या है, क्रेफ्ट है, ठीक है, जहाँ जनता चल सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पानी भरा होगा तो डैम में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, इसको अपन FW दे देते हैं, आपका डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होगा। डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होगा जो डैम का नुकसान करने वाला, डैम को फेल कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पास इस डैम में कुछ ग्रेविटी फोर्स होगा, और इसके इसके डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है, इसके डाउन स्ट्रीम साइड में आप देखिएगा कुछ वाल्व हम बना देते हैं, कुछ हम वाल्व बना देते हैं डाउन स्ट्रीम साइड से हम कुछ वाल्व बना देते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्टली स्केच इसको देखने के लिए आपको ना थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ बन नहीं पा रहा 3D के अंदर। तो ये आपके क्या होते हैं, बटरेफ वाल्व होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, कुछ वाल्व हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इनको अपन वाल्व बोलते हैं। तो जब जिस डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में कुछ वाल्व बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बटरेफ डैम बोलते हैं। और मान लीजिए ये डैम क्या करते हैं, ये जो वाल्व होती है ना, ये वाल्व क्या करते हैं, आपके रिटेनिंग वाल की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिटेनिंग वाल की तरह काम कर रहे हैं, मतलब इस डैम को स्टेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टेबल कौन बना रहा है, एक तो FG बना रहा है, और मान लीजिए इसको FF दे देते हैं कुछ भी, तो FF और FG जो है ना स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन FW डिस्टेबल करने का काम करता है। ये आपका बटरेफ डैम होता है। बाकी यही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसके अंदर कि जो बटरेफ डैम होता है, जो आपका बटरेफ डैम होता है वो किस टाइप का डैम होता है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर जो डैम होते हैं वो ग्रेविटी, बटरेफ और आर्च डैम होते हैं। बस इतनी बात ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर डैम को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं, ग्रेविटी, बटरेफ, आर्च डैम, तो आपके बन जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं आर्च डैम के बारे में। आर्च डैम में कुछ नहीं होता, कुछ इस तरीके का आर्च होता है यार, इस तरीके का आर्च होता है। ये क्या होता है, आर्च होता है, ठीक है। आर्च डैम कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा बहुत सारे बच्चों को, जब मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में तो वहाँ डाउट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैं 2 पॉइंट क्या लिखता हूँ, एक तो आपका आर्च डैम होता है, ठीक है, एक तो आपका आर्च डैम होता है, दूसरा आपका आर्च ब्रिज होता है। ये आर्च ब्रिज होता है। देखो दोनों में आर्च होते हैं, आर्च डैम में भी आर्च होता है, आर्च ब्रिज में भी आर्च होता है। अब आर्च डैम कब कहेंगे, आर्च ब्रिज कब कहेंगे। आर्च जब क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, आर्च डैम में जो आर्च होता है आपका ना, जो आर्च होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। लेकिन जबकि आर्च ब्रिज में जो आर्च होता है ना वर्टिकल प्लेन में होता है। किस में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर्च ब्रिज में जो डैम होता है वो आर्च ब्रिज में जो आर्च होता है आपका, आर्च किस में होता है, आपको वर्टिकल प्लेन में होता है, जबकि डैम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। बाकी आर्च अपने आप, आर्च डैम बहुत बड़ा टॉपिक होता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाते कहाँ है, थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बस उनको तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आर्च डैम जो होता है रिवर्स वैली में बनाया जाता है। रिवर्स वैली क्या है, जब दो पहाड़ों के बीच से कोई नदी निकलती है ना, दो पहाड़ है बीच से नदी निकल रही है और उसके बीच यदि कोई आप डैम बना रहे हैं तो आपका रिवर वैली। फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, दो पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए आपके पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच से कोई रिवर निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज आप देखना, थोड़ा सा गूगल करना जब आप फ्री टाइम में रहते होंगे तो आपको पता चलेगा कि रिवर वैली क्या होती है। पहले बात, बनाया कहाँ जाता है, ये रिवर वैली में बनाया जाता है, रिवर वैली में बनाया जाता है। तो रिवर वैली क्या होती है भैया, दो पहाड़ों के बीच जब कोई नदी निकलती है तो वहाँ पर जो वैली क्रिएट होती है वो रिवर वैली है, ठीक है। रजिफ द लोड बाय आर्च एक्शन एंड कैपिलरी एक्शन, आर्च एक्शन के थ्रू और कैपिलरी एक्शन के थ्रू लोड को रजिफ्ट करता है, ठीक, डायरेक्टली याद रख लीजिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कर्वेचर पर, लोड कैरिंग कैपेसिटी डैम की कितनी होगी डिपेंड करती है इसके कर्वेचर पर, ठीक है। कर्वेचर क्या होता है, देखो जो आप मान लीजिए डैम है, ये आर्च है, ठीक है, मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। ये आपका आर्च है तो नीचे इस तरीके कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा, इस वाले पार्ट कंप्लीट कर देगा तो सर्कल बनेगा, तो ढंग का नहीं बन रहा। तो यहाँ पर फिर कोई ना कोई रेडियस होगा ना यार, कोई ना कोई रेडियस होगा। तो जो आपका आर होता है, केवल आर, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन 1/r को कर्वेचर बोला जाता है, 1/r को कर्वेचर बोला जाता है, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो जो कितना लोड को बियर कर सकता है हमारा आर्च डैम डिपेंड करता है कि 1/r की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू नहीं, 1/r की वैल्यू क्या है, 1/r को अपन कर्वेचर बोलते हैं। आई होप आप इन पॉइंट को समझ पाए होंगे। मैं समरी कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर डैम कितने टाइप के होते हैं, तो ग्रेविटी डैम, बटरेफ डैम, आर्च डैम। ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम होता है जो स्टेबल रहता है अपने सेल्फ वेट की वजह से। बटरेफ डैम सेल्फ वेट के साथ साथ डाउन स्ट्रीम साइड में वाल्स बनी होती है।
आर्च एफ डैम जो लोड को बियर करता है आर्च एक्शन और कैपिलरी एक्शन के थ्रू बनता है। यदि आर्च हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो आर्च डैम कहते हैं, यदि आर्च वर्टिकल प्लेन में है तो उसको आर्च ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इसके कर्वेचर पर 1/r पर। ये इमेज देखिए आपका ए आर्च डैम का इस तरीके का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिए, है ना। ए आपका आर्च है ना, ए आपका आर्च है, ये वाला क्या है आपका आर्च है, बाकी गेट लगे हुए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ आर्च डैम के बारे में बात करते हैं तो कई टाइप के आपके आर्च डैम होते हैं, है ना। 4 टाइप के आपके आर्च डैम होते हैं। इन टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। पहला होता है कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, कांस्टेंट एंगल आर्च डैम और डबल कर्वेचर आर्च डैम। एक एक डैम के टाइप को अच्छे समझ लेना है। कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, कांस्टेंट एंगल आर्च डैम और डबल कर्वेचर आर्च डैम। तो डायरेक्टली मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इनको डायरेक्टली याद रखिएगा, क्योंकि यदि इनको आप डिटेल में पढ़ने लग गए तो मतलब नहीं बनता। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम के अंदर क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम। दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम, क्योंकि कांस्टेंट रेडियस तभी रहती है, देखो एक आपका ये होता है, इसको बोलते हैं एफ्ट्राडोफ, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, एफ्ट्राडोफ। मैंने बताया है आपको, थोड़ा आपने देखा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले में, उसको देख लेना, एफ्ट्राडोफ। और इनर साइड को क्या बोलते हैं, इंट्राडोफ बोलते हैं। इनर साइड को क्या बोलते हैं, एफ्ट्राडोफ, इनर साइड को इंट्राडोफ बोलते हैं और बाहर साइड को एफ्ट्राडोफ बोलते हैं। अब कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम में रेडियस की जो रेडियस होती है ना, इंट्राडोफ और एफ्ट्राडोफ दोनों में कांस्टेंट होती है। ठीक है, दोनों में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपका कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम होता है। इंट्राडोफ के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम के अंदर जो रेडियस होती है इंट्राडोफ में और एफ्ट्राडोफ दोनों में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि एक सेंटर होगा तभी रेडियस सेम होगी। यहाँ लिखा ना, बिकॉज ऑल द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ इंट्राडोफ एंड एफ्ट्राडोफ लाई ऑन द सेम लाइन। ये मोस्ट कॉमन टाइप का डैम पूछेगा तो आपका कांस्टेंट सेंटर कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम होता है। कहाँ बनाया जाता है, यू शेप की वैली में बनता है। कहाँ बनता है, यू शेप की वैली में बनता है, ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज होता है। जो सेंट्रल एंगल होता है चेंज होता रहता है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन इस कितना कैसे चेंज होता है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हाइट के रिस्पेक्ट में यदि आप देखेंगे तो बीच सेंटर पे जो एंगल बनता है, बीच सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, ये आपका रहता है लगभग 133 डिग्री 34 मिनट होता है। ठीक है, इतना सेंट्रल एंगल होता है। रिकमेंडेड सेंट्रल एंगल पूछेगा तो यही होता है आपका, मिड हाइट पे होता है। बाकी आपका सेंट्रल एंगल क्या है, हाइट के साथ वेरी करता है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप, हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखना, हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा बॉटम फेस से हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो जो बीच में मिड में सेंट्रल एंगल जो बनता है 133 डिग्री 34 मिनट का बनता है। और जो सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एंगल 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा टाइप ऑफ आर्च डैम कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे 4 टाइप के होते हैं। कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम को कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम भी कहते हैं। इसके अंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेंटर फिक्स हो जाता है, रेडियस सेम होती है इंट्राडोफ और एफ्ट्राडोफ की। अंदर वाले सरफेस को इंट्राडोफ, बाहर वाले सरफेस को एफ्ट्राडोफ कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का डैम होता है, जनरली यही बनाया जाता है। यू शेप्ड की वैली बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंक्रीट यूज होता है। और जो सेंट्रल एंगल होता है आपका, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो बीच में जो एंगल बनता है 133 डिग्री 34 मिनट का बनता है। और सेंट्रल एंगल 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं गाइस वेरिएबल रेडियस आर्च डैम की, जहाँ इंट्राडोफ और एफ्ट्राडोफ दोनों की रेडियस अलग अलग होती है हाइट के साथ में। बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। वी शेप की वैली में बनाया जाता है। जितना कंक्रीट आपने यूज किया कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम के केस में, उसका 58% यहाँ यूज होता है, यानी इकोनॉमिकल होता है। ये वाला जो डैम है आपका इकोनॉमिकल होता है। जस्ट अ मिनट, ये वाला जो डैम होता है आपका इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट आर्च डैम, कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम में रेडियस ऑफ इंट्राडोफ एंड एफ्ट्राडोफ चेंज होता है हाइट के साथ में। वी शेप की वैली बनाया जाता है। 58% अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज करते हुए, कंक्रीट आप कम यूज कर रहे हैं ना उसके तुलना में, तो इकोनॉमिकल होता है। और जो कांस्टेंट एंगल आर्च डैम होता है ना, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, केवल 43% अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, किसका, जितना आप कांस्टेंट रेडियस, किससे हम तुलना कर रहे हैं, कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम में जितना आप यूज करते हैं उसका 43% आप यूज यहाँ करते हैं। ये आपका कांस्टेंट एंगल आर्च डैम होता है।
ये भी वी शेप की वैली में बनाया जाता है। और ये आपका यू शेप की वैली में बनाया जाता था कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, और कांस्टेंट वेरिएबल रेडियस आर्च डैम और कांस्टेंट एंगल आर्च डैम, ये दोनों आपके वी शेप की वैली में बनाए जाते हैं। डबल कर्वेचर आर्च डैम क्या होता है, कुछ नहीं, इसका दूसरा नाम याद रख लीजिए। इसमें डबल कर्वेचर होता है, 2 कर्वेचर होते हैं, फेल आर्च डैम कहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं कि नैरो वैली, जहाँ बहुत फकरी वैली होती है वहाँ बनाते हैं। आई होप आर्च डैम्स के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि 1 मिनट में आपका टाइम बस अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, आर्च डैम क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर 3 टाइप के डैम होते हैं, ग्रेविटी, बटरफ्लाई आर्च। आर्च के बारे में आपने पढ़ ही लिया, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आर्च होता है तो आर्च डैम होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इनके पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं डैम के क्रॉस सेक्शन के बारे में, तो आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाएगा, कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से कर लेंगे। ये आपका डैम होता है कुछ इस तरीके का, है ना। आप कॉपी में बना बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। यदि आप इमेज बनाने की खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बेटर रहता है। पहले क्या होता था कि जब टीचर ऑफलाइन में पढ़ाते थे या फिर टीचर लिख लिख के पढ़ाते थे तो बच्चा साथ में इमेज को बनाता था, ठीक है, हर एक स्टूडेंट इमेज को बनाता था। अब आज के टाइम पे जब जब ये वाली फैसिलिटी आ गई है ना डिजिटल बोर्ड का, तो कोई इमेज बनाता नहीं, उस चक्कर में हमारी जो ड्राइंग की स्किल है ना धीरे धीरे कम होती जाती है और चीज़ें रिटेन भी नहीं हो पाती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को बना बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मोस्टली हमारी जो फाउंडेशन बैच में इस बार क्लासेस होंगी पूरा लिख लिख के हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वही वाली क्लासेस बेस्ट होती हैं। बाकी आपका पेपर पास में है इसलिए इन चीज़ों को पीपीटी में पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज तो लिख लिख के पढ़ाने का मजा कुछ और ही होता है। बट इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। इस वाले पार्ट को अपन टॉप बोलते हैं, इस वाले पार्ट को टॉप बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को टॉप बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हिल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये डैम का अप स्ट्रीम फेसेस है, ये डैम का डाउन स्ट्रीम फेसेस है, ठीक है। ये अप स्ट्रीम फेसेस है, डैम का डाउन स्ट्रीम फेसेस है। आगे हम बात करते हैं गाइस, आगे हम बात करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप इसी इमेज में देख लो बना हुआ है, तो ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल है, ये आपका क्या नॉर्मल वाटर लेवल है, और ये आपका मैक्सिमम वाटर लेवल होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वाटर लेवल होता है। मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ से मतलब ये वाला जो होता है ना, देखो मान लो जब नॉर्मल वाटर लेवल है तो पानी मान लीजिए इरीगेशन वगैरह के लिए पर्पज़ के लिए चाहिए, सिंचाई वगैरह के लिए चाहिए, तो ये पानी कहाँ से जाएगा, ये पानी आपका जो आपका फ्लूस वे होता है ना, फ्लूस वे होता है, फ्लूस वे को हम यहाँ पर गेट होता है ओपन कर देते हैं, इन्हीं को फ्लूस वे बोलते हैं, जहाँ पे पानी इरीगेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पानी आप इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन डैम के अंदर वाटर का लेवल राइज होता है जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो जब पानी एक्सेस पानी को हटाने के लिए जब गेट खोलते हैं, ये आपका स्पिलवे होता है। क्या होता है, स्पिलवे होता है। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ये क्या होता है, आपका स्पिलवे होता है। जो नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे जो गेट लगे होते हैं जो पानी को निकालने के लिए आपका फ्लूसवे होते हैं, और जो ऊपर होते हैं आपके स्पिलवे होते हैं। ये आपके पैरापेट्स होते हैं, ऐसे क्रेफ्ट बोलते हैं। पैरापेट्स इसलिए होते हैं ताकि कोई नीचे ना गिर जाए, अदरवाइज पानी में गिर सकता है, ठीक है। ये तो पैरापेट्स होते हैं, छत में पैरापेट्स वाल्व होती है, वैसे ही पैरापेट समझ लीजिए। यदि आप डैम वगैरह कहीं गए हैं तो पता भी होगा। बाकी पैरापेट्स होते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से। फ्री बोर्ड क्या होता है, आपका मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका फ्री बोर्ड होता है। बाकी इन बातों को आपको ध्यान में रखना है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। और यहाँ पे जो सवाल फ्रेम होंगे ना, इजी सवाल फ्रेम होंगे, इनको आप अच्छे से कर लेना। क्राफ्ट सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डैम के बारे में और अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद और हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको डिस्कस कर देंगे डैम के मोड ऑफ फेलियर क्या होते हैं, ठीक है, रिजर्वायर कितने टाइप के होते हैं, उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक इनको अच्छे से देख लीजिए और इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को याद रखिए, एग्जाम आपका निकल जाएगा।